नमस्कार, मैं महेश कुमार। न्यू मंथन क्लासेस के ऑनलाइन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फिर एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ राष्ट्रीय आंदोलन का। उस टॉपिक का नाम है उदारवादी, उग्रवादी। और यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इस टॉपिक से वाकिफ़ होंगे, परिचित होंगे, फेमिलियर होंगे आप। उदारवादी युग भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का जो काल है 1885 से 1905 को उदारवादी या लिबरल एरा कहा जाता है। उदारवादी को नरमपंथी भी कहा जाता है। उदारवादी या नरमपंथी जो आरंभिक राष्ट्रवादी थे, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में होता है, और उसमें जो जिन नेताओं का मुख्य रूप से आरंभिक काल में भूमिका रही, नेतृत्व किया, वो सभी उदारवादी थे या नरमपंथी थे। तो उदारवादी या नरमपंथी शब्द का यूज क्यों करते हैं? क्योंकि ये जो भी आरंभिक राष्ट्रवादी नेता थे, उनका अंग्रेज़ों के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार नीति था, नरम रुख अपनाया। इसीलिए इन सभी को उदारवादी या नरमपंथी कहा जाता है। ये सिंपल भाषा में समझ लीजिए। और 1885 से 1905 के काल को उदारवादी युग या नरमपंथी युग कहा जाता है। आंदोलन का तरीका क्या था उदारवादियों का? उदारवादियों का जो राजनीतिक आंदोलन का तरीका था उसको संवैधानिक आंदोलन कहा जाता है। यह याद करके रखिएगा, यह प्रीवियस सेट में बीपीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अर्थात कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट, इसका मतलब होता है कि कानून के दायरे में रह करके आंदोलन करना। उसी को संवैधानिक आंदोलन या कॉन्स्टिट्यूशनल मूवमेंट कहा जाता है। कार्य करने का तरीका क्या था? तो इन्होंने संवैधानिक पद्धति ही अपनाया। जैसे प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपनी मांग को रखा, प्रतिवर्ष कांग्रेस की सभा में प्रस्ताव पारित किया जाता था, उसके माध्यम से जनता की मांग को ब्रिटिश प्रशासन के समक्ष रखता था। फिर प्रतिनिधिमंडल के द्वारा अपनी मांग ये लोग रखते थे। तो इस तरह से ये अपनी मांगों को अंग्रेजों के समक्ष रखते थे। मानिए कि जिस तरह से इनका नामकरण किया गया था, उसी तरह से इनका कार्य करने का तरीका भी था, राजनीति करने का तरीका भी था। उदारवादियों को जो उदारवादी थे उनका बेस, सोशल बेस क्या था? ये हायर मिडिल क्लास थे, ये उच्च मध्य वर्ग थे, उच्च मध्य वर्ग के थे। साथ ही साथ ये अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त थे, और जो भी लोग इसमें शामिल थे वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में सफल लोग थे। वो कांग्रेस की स्थापना से संबंधित जो सिद्धांत है, पहला है सेफ्टी बल्ब का, और सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत लाला लाजपत राय ने दिया था। और इससे संबंधित 2-3 और सिद्धांत हैं। इसी में आपका है, एक है त्वरित चालक का सिद्धांत, त्वरित चालक का सिद्धांत, लाइटिंग कंडक्टर का सिद्धांत, ये गोपाल कृष्ण गोखले जी का है। दूसरा सिद्धांत आपका है, तीसरा सिद्धांत कॉन्स्पिरेसिस्ट षड्यंत्र सिद्धांत। यह सिद्धांत आरपी दत्त का आपका है। इसमें क्या है नहीं है, विशेष प्री के लिए समझने की जरूरत नहीं है, यह मीन्स का टॉपिक है। तो यदि यह पूछा हुआ क्वेश्चन आपका है सेफ्टी बल्ब का, बीपीएससी में भी बहुत सारे आपके टीआरई में या दरोगा हो, एईडीओ हो, सभी के लिए आप ये तीनों सिद्धांत में से ये सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत बहुत बार पूछा गया है, तो इसको याद करके रखिएगा आप। अब कांग्रेस के प्रति अंग्रेजों की नीति क्या थी? आरंभिक कांग्रेस के प्रति आरंभ में
अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस का समर्थन किया, लेकिन जो ही कांग्रेस जनता का संगठन बनना शुरू हुआ, जनता की आवाज़ उठाना शुरू कर दिया, तो ब्रिटिश सरकार की नीति बदल जाती है और इलाहाबाद का जो 1888 का अधिवेशन है उसमें बाधा डालने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार से 1888 से अंग्रेज़ों के द्वारा कांग्रेस के प्रति जो समर्थन का नीति था वह असहयोग का नीति बन जाता है। कांग्रेस के संबंध में आरंभिक जो कांग्रेसी है या उदारवादियों के संबंध में जो विचार है निम्नलिखित है। यह भी पूछता है, जैसे बिपिन चंद्र पाल ने कहा है कांग्रेस एक प्रकार की याचना करने वाली संस्था है, यह पूछता है, कथन पूछता है। बाल गंगाधर तिलक का कथन है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टटराएंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तीसरा है कथन है कर्जन का है, कांग्रेस लड़खड़ा कर गिर रही है, भारत में रहते हुए मेरी इच्छा है कि मैं इसके शांतिपूर्ण अवसान में अपना सहयोग दे सकूं। डफरिन का कथन है कांग्रेस को राष्ट्रद्रोहियों की संस्था कहा था। तो ये सब कथन इसको याद करके रखिएगा किसी भी एग्जाम के लिए। लाला लाजपत राय ने कहा कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। लाला लाजपत राय ने फिर से कहा था कि उदारवादियों के राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। अश्विनी कुमार दत्त ने कहा कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है। बंकिम चंद्र चटर्जी ने कहा कांग्रेस के लोग पदों के भूखे हैं। इस तरह से विभिन्न कथन है उदारवादियों के संबंध में। उदारवादियों में जो प्रमुख नेता थे वो थे WC बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, KT तेलंग। इस तरह से जो आरंभिक नेता थे उनको याद करके रखिएगा। ये पूछ देता है कि इनमें से कौन उग्रवादी है या उदारवादी है। अगला जो टॉपिक हम लोग का है वह है उग्रवादी के संबंध में। उग्रवादी या गर्मपंथी कहते हैं। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 1906 से 1919 के काल को उग्रवादी चरण कहा जाता है। उग्रवादी नेता कौन थे? लाल बाल पाल और अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और अरविंदो घोष। अब फिर से क्वेश्चन सिंपल है कि उग्रवादी या गर्मपंथी क्यों कहते हैं? उग्रवादी या गर्मपंथी नेता इसलिए कहते हैं कि जहां उदारवादी अंग्रेजों ब्रिटिश सरकार के प्रति उदार नीति अपनाया, वहीं उग्रवादी या गर्मपंथी ब्रिटिश सरकार का विरोध किया, असहयोग की नीति अपनाया। इसीलिए उग्रवादी या गर्मपंथी कहते हैं। उग्रवादियों की राजनीतिक पद्धति क्या थी? यह जन आंदोलन पर विश्वास करते थे, ब्रिटिश सत्ता के असहयोग की बात करते थे। लेकिन आप देखिएगा कि जो उदारवादी है वो जन आंदोलन की बात नहीं करते। उनमें जनता की जागरूकता में विश्वास नहीं था, जनता के शक्ति में विश्वास नहीं था। उन्हें यह लग रहा था कि जनता अभी जागरूक नहीं है, अभी आंदोलन के लिए तैयार नहीं है। इसीलिए उन्होंने अपने जो राजनीतिक का तरीका रखा वह डिमांड के माध्यम से रखा। जबकि जो उग्रवादी है इनका जो राजनीति करने का तरीका है जन आंदोलन का, जनता में विश्वास जताया और ब्रिटिश सरकार का विरोध करने का नीति अपनाया, असहयोग करने का नीति अपनाया। 3 जो उग्रवादी नेता है उनके संबंध में एक समान पट से जान लीजिए कि बिपिन चंद्र पाल एक प्रमुख नेता थे उग्रवादियों का और इन्होंने वंदे मातरम, स्वराज, न्यू इंडिया नामक मैगजीन निकाल करके अपने विचारों को प्रचार प्रसार किया।
जो अगला उग्रवादी नेता हैं लाला लाजपत राय, उनकी प्रमुख किताब है अनहैप्पी इंडिया, यंग इंडिया, इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, ये सब पूछा हुआ कहीं ना कहीं एग्जाम में है, ये सब याद करके रखिएगा। उन्होंने निम्नलिखित पत्रिका का संपादन किया, वंदे मातरम, पीपुल, यंग इंडिया। इनको 1907 में गिरफ्तार किया गया था और बर्मा भेज दिया गया था। इनका योगदान क्या रहा? वैचारिक योगदान, इन्होंने कांग्रेस का सेफ्टी बल्ब का सिद्धांत दिया था। दूसरा, नरमपंथी राजनीति को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी थी। फिर इन्होंने नारा जो दिया था राष्ट्रीय आंदोलन में, गो बैक साइमन का नारा दिया था, इसको याद करके रखिएगा ये सब। इनकी मृत्यु आती है लाहौर में, जब साइमन कमीशन के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसमें लाठीचार्ज के कारण ये घायल होते हैं और मृत्यु हो जाती है। अगला आपका है अरबिंदो घोष के बारे में हम लोग देखें। अरबिंदो घोष प्रमुख उग्रवादी नेता थे। इनकी जो प्रमुख रचना है, बुक्स है, वह है सावित्री, द लाइफ डिवाइन, भवानी मंदिर, ये प्रमुख किताब है, बहुत बार पूछा गया है। ये सब आपका काम है याद करके रखना। इन्होंने निम्नलिखित पत्रिका का संपादन किया, जैसे वंदे मातरम, कर्मयोगी, धर्म, द न्यू लैम्प्स फॉर द वर्ल्ड, ये सब याद करके रखना है आपको। पांचवा युगांतर पत्रिका का भी संपादन करते थे। इन्होंने ही निष्क्रिय प्रतिरोध का राजनीतिक सिद्धांत दिया था, यह भी बहुत बार पूछा गया है, क्वेश्चन है। इन्हें मानिक ताला गार्डन हाउस अर्थात अलीपुर षड्यंत्र केस में 1908 में अलीपुर षड्यंत्र केस हुआ था, मानिक ताला गार्डन हाउस से गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन्हें मुक्त कर दिया गया और ये राजनीति को त्याग देते हैं। 1916 में पांडिचेरी में अरोबिल में अपना आश्रम की स्थापना कर लेते हैं। इस तरह से राजनीति से वो दूर चले जाते हैं। अगला जो बिंदु है, बाल गंगाधर तिलक के संबंध में आप पढ़े होंगे। ये महाराष्ट्र के थे, ग्रामपंथ का प्रमुख स्तंभ थे। इन्होंने 2 प्रमुख पत्रिका का संपादन किया था, मराठा अंग्रेजी भाषा में, केसरी मराठी भाषा में था। इसके माध्यम से इन्होंने अपनी विचारों को लोगों के समक्ष रखा था। इन्होंने निम्नलिखित किताब को लिखा था, मांडलेजिल बर्मा में गीता रहस्य लिखा, फिर द आर्क होम टू द वेदाज लिखा, अर्थात इनके अनुसार आर्यों का जो घर था, आर्य जो आए थे भारत में वो आर्कटिक प्रदेश से आए थे। यह आपका सिंधु घाटी सब आपका आर्य जब पढ़ेंगे, आर्य जो एंशिएंट हिस्ट्री में पढ़ेंगे, वैदिक काल पढ़ेंगे, तो उसमें यह देखना है। इनका नारा था जो प्रसिद्ध है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, बहुत बार पूछा हुआ है। इनका जो प्रमुख संगठन है होम रूल लीग है और इसकी स्थापना अप्रैल 1916 में किए थे। इन्होंने 2 प्रमुख उत्सव की शुरुआत किए थे राष्ट्रवाद के प्रचार प्रसार के लिए। पहला था गणपति उत्सव, 1893 में इन्होंने गणपति उत्सव की शुरुआत किया। फिर इन्होंने 1895 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत की, ताकि राष्ट्रवाद का प्रचार प्रसार लोगों में किया जा सके। इनका जो अन्य योगदान है, 1896-97 में कर न देने का आंदोलन चलाया था और इसी दौरान इन्हें लोकमान की उपाधि दी गई थी।
1897 ईस्वी में अपने पत्र केसरी में रैंड और एस्ट की हत्या को जब उचित ठहराए थे, इसके कारण 18 माह की सज़ा हुई थी। फिर 24 जून 1908 ईस्वी को केसरी में प्रकाशित जो लेख थे उसमें राजद्रोह के आरोप के आधार पर इन्हें 6 वर्ष की सज़ा मिली और रंगून भेज दिया गया और मांडले जिले में रखा गया था। इस तरह से हम लोग देखें तिलक जी के बारे में। 1914 ईस्वी में तिलक जी मांडले जेल से वापस आ गए थे और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में इन्हें कांग्रेस में शामिल कर लिया गया था, गरम दल और नरम दल में समझौता होने के बाद। और तिलक एकमात्र ऐसे नेता थे जो कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। और वैलेंटाइन सिरोल ने तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा है। यह बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। वैलेंटाइन सिरोल कौन थे? तो इंडियन अनरेस्ट नामक किताब भी लिखा था इन्होंने, वैलेंटाइन सिरोल। दूसरा, वैलेंटाइन सिरोल लंदन टाइम्स के संपादक थे। तो जो भी आप अभी तक पढ़े हैं वो सभी आपका आपके सिलेबस से है। और यदि आप इसको पढ़ करके आप क्वेश्चन यदि प्रीवियस ईयर के बनाते हैं या भविष्य में भी आप क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे तो प्री में सारा क्वेश्चन बन जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देखें उग्रवाद, उदारवाद, उदारवादी कौन थे, उग्रवादी कौन थे, उदारवादियों के नेता कौन थे, उदारवादियों के कार्य करने का तरीका क्या था, उग्रवादी कौन थे, उग्रवादी नेता कौन थे, उनके संबंध में व्यक्तित्व को भी हमने पढ़ाया। तो इस वीडियो को देखें और इससे आप लाभ उठाएं और आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है सभी में यह वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। फिर एक नया टॉपिक राष्ट्रीय आंदोलन का लेकर के आएंगे। फिर न्यू मधुबन क्लासेस की तरफ से आपको पत्रिका दर्पण का भी MCQ चल रहा है, उसको भी देखें आप। और ADO है, बिहार दरोगा है, अन्य जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उस सभी में इस वीडियो से लाभ उठाए। BPSC TRE 4.0 है, उसका भी बैच चलेगा आपको। बैच से ऑफलाइन से जुड़े आप और उससे लाभ उठाए आप। इस तरह से फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।